दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने आपको सल्तनत उस्मानिया के दूसरे सुल्तान यानी उरहान गाजी के बारे में बताए थे। तो आज की अपनी इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सल्तनत उस्मानिया के तीसरे हुक्मरान यानी सुल्तान मुराद अव्वल के बारे में। दोस्तों, अब आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं सुल्तान मुराद क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि इससे पहले तो हमने उस्मान गाजी कहा था या उरहान गाजी, मगर मुराद के साथ ही ये सुल्तान लफ्ज क्यों यूज हो रहा है। तो चलिए समझने की कोशिश करते हैं सुल्तान मुराद की पूरी जिंदगी को, जिससे कि आप लोगों को यह मालूम हो जाएगा कि मुराद अव्वल को सुल्तान मुराद क्यों कहा जाने लगा। तो दोस्तों, उरहान गाजी के बड़े बेटे सुलेमान तो उनकी जिंदगी में ही वफात पा गए थे, इसलिए उरहान गाजी के बाद उनका अगला जानशीर उनका छोटा बेटा मुराद अव्वल बना। मुराद अव्वल के अंदर भी वही काबिलियत थी जो उस्मान गाजी और उरहान गाजी के अंदर पाई जाती थी। और फिर उरहान गाजी के वफात के बाद उनका बेटा मुराद 40 साल की उम्र में सल्तनत को संभाला। और जैसा कि हमने आपको बताया कि मुराद शुरू से ही बहुत काबिल और होशियार थे, इसलिए सल्तनत को संभालते ही उन्होंने अपनी फतुहात का सिलसिला शुरू कर दी और बाज़ंतीनियों की सभी शहरों पर तुर्कों का कब्जा था। और उस वक्त तक बाज़ंतीनी एम्पायर पूरी तरह कमज़ोर हो गई थी और बाज़ंतीनियों का सिर्फ एक शहर रह गया था और वह था कुस्तुम दुनिया शहर। और यूरोप में उस्मानी सल्तनत इतनी मजबूत हो गई थी कि कोई भी ईसाई सल्तनत उनसे नहीं लड़ना चाहती थी। और फिर मुराद अव्वल ने एक ज़बरदस्त फौज के साथ थैरिस में कदम रखा और सबसे पहले सोरलो किला पर कब्जा कर लिया, जो कुस्तुम दुनिया से तकरीबन 5 मील की दूरी पर मौजूद है। फिर उसके बाद दूसरा किला जिसे कर्क कैलिस कहा जाता है, उस पर भी उस्मानियों का कब्जा हो गया। और दोस्तों, जब उस्मानियों की फौज यूरोप में गई थी तो उस वक्त तक तो उनका मुकाबला बाज़ंतीनी एम्पायर से ही था, लेकिन सुल्तान मुराद की इन फतुहात के बाद अब पूरी ईसाई सल्तनत एक साथ हो गई और पोप उर्बन ने हंगरी स्ट्रोवा में खत भेजना शुरू किया कि हम सभी लोग मिलकर इन उस्मानी तुर्क को यूरोप से निकाल देंगे। लिहाजा सभी देशों की फौजों ने मिलकर अपनी एक बहुत बड़ी फौज बनाई, जिससे कि हम इन उस्मानी तुर्कों को यूरोप से बाहर निकाल फेंकेंगे। और दोस्तों, बदकिस्मती से मुराद अव्वल उस वक्त अनातोलिया में थे और जब उन्हें ये खबर मिली तो वह फौरन यूरोप के लिए रवाना हो गए। तला शाहीन पाशा, जो उस वक्त उस्मानी फौज के सिपहसालार थे, उन्होंने मुराद अव्वल का इंतजार न करते हुए अपनी एक छोटी फौज लेकर ही इन ईसाइयों की फौज का मुकाबला किया। और खुशकिस्मती से इस जंग में तादाद में कम होने के बावजूद भी उस्मानियों ने इस जंग में फतह हासिल कर लिया। और वह जिस पोप ने सभी फौजों को जमा किया था, वह बड़ी मुश्किल से इस जंग में अपनी जान बचाकर भाग पाया। और इस जंग का नतीजा ये हुआ कि कोहे बल्कान से जुनूब तक का सारा इलाका सल्तनत उस्मानिया में शामिल हो गया और अब कभी भी ऐसा कोई भी वाक़या पेश ना आए। इसलिए मुराद ने अपनी उस्मानी सल्तनत की राजधानी को बरूसा से यूरोप के एडविन शहर में शिफ्ट कर दिया था। और ये पहली बार ऐसा हुआ कि किसी मुस्लिम सल्तनत की राजधानी यूरोप में हो। और फिर बल्गारिया में उस्मानी सल्तनत अंदर तक बढ़ती चली गई। और फिर 1371 ईस्वी में लाला शाहीन पाशा ने सूफिया के करीब समाकोफ के मैदान में बल्गारिया और सखी फौज का मुकाबला कर उन्हें बुरी तरह शिकस्त दिया। और फिर इस बल्गारिया की जंग के बाद कोहे बल्कान तक बल्गारिया का सारा इलाका उस्मानियों की सल्तनत उस्मानिया में शामिल हो गए। और उस वक्त तक इस सल्तनत के एरिया को देखते हुए इस उस्मानी साम्राज्य ने एक सल्तनत का रूप ले लिया, जिसके कारण सुल्तान मुराद को सल्तनत उस्मानिया के पहले सुल्तान के लक़ब से नवाजा गया। और दोस्तों, मुराद अव्वल ने अपनी काबिलियत से अपनी फौज का तरबियत इस तरह से किए थे कि अपने आने वाले अगले कई सालों तक उस्मानियों को कोई हिला भी नहीं पाया। और उस वक्त तक उस्मानियों को हराना बहुत मुश्किल समझा जाता और उस्मानी फौज मुराद अव्वल के दौर में अपने से कई गुना ज़्यादा फौज को भी बड़ी आसानी से हरा दिया करती थी। सुल्तान मुराद अव्वल ने मसीही इलाके फतह करके उनमें
اسلامی حکومت قائم کیا، لیکن عیسائیوں کو زبردستی مسلمان کبھی نہیں بنایا۔ پھر یورپ کی کوشواد کی جنگ میں لڑتے لڑتے 15 جون 1389 کو سلطان مراد نے ہماری اس دنیا کو الوداع کہہ دیا، اور سلطان مراد کے جانے کے باوجود بھی عثمانیوں کی فوج نے اپنا حوصلہ نہیں ہارا اور اس کوشواد کی جنگ کو بھی فتح کر لیا تھا۔ تو دوستو آج کے لیے بس اتنا ہی، ملتے ہیں نیکسٹ عثمانی سلطان کے ہسٹری کو لے کر، تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ حافظ۔